हमारे सामने जो दस्तावेज हैं उनकी शुरुआत एक तस्वीर से होती है जो दिमाग में अटक जाती है। एक तरफ धुंध में लिपटा घना हरा जंगल और ठीक उसके बगल में जमीन में खोदा हुआ एक विशाल लाल गड्ढा, एक खदान। ये एक ही फ्रेम में दो दुनियाएं हैं और यही तस्वीर एक तरह से पश्चिमी सिंहभूम की कहानी कहती है। आज हम झारखंड के इसी सबसे बड़े जिले की कह सकते हैं उलझी हुई परतों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये दो दुनियाएं ही मतलब इस जगह की पहचान है। इन दस्तावेजों में इसे दो नाम दिए गए हैं। एक है रत्नगर्भा, यानी वो धरती जिसके गर्भ में रत्न हो, और दूसरा है लौह अयस्क का कटोरा। एक नाम कुदरत की देन है, दूसरा इंसानी जरूरत की। और हमारी आज की पूरी चर्चा इसी कश्मकश के इर्द गिर्द घूमेगी कि ये दोनों पहचानें एक साथ कैसे जिंदा हैं। बिल्कुल। तो चलिए जरा जमीन से शुरू करते हैं। कागजों पर तो ये साफ है कि 7,224 वर्ग किलोमीटर के साथ ये झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। मुख्यालय है चाईबासा। लेकिन इन सूखे आंकड़ों के पीछे की कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये विशाल इलाका हमेशा से ऐसा नहीं था। 1990 में पुराने सिंहभूम जिले को तोड़कर इसे बनाया गया और फिर 2001 में इसमें से एक और हिस्सा सरायकेला खरसावां वो अलग हो गया। यहाँ की जमीन की औसत ऊंचाई कोई बहुत ज्यादा नहीं, करीबन 244 मीटर है और दक्षिण कोयल जैसी बड़ी नदियां इसकी जान हैं। लेकिन इन्हीं नदियों से जुड़ी एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। कारो नदी का पानी लाल हो जाता है। ये क्या है? यही उस तस्वीर का दूसरा पहलू है। इसे रेड ऑक्साइड पोल्यूशन कहते हैं। होता यह है कि खदानों से निकला लौह अयस्क का कचरा जब नदी में मिलता है तो पूरे पानी को जंग के रंग जैसा लाल कर देता है। ये इस बात का सीधा और कह सकते हैं कि बहुत डरावना सबूत है कि जमीन के नीचे का खजाना निकालने की कीमत जमीन के ऊपर की नदियां चुका रही हैं। मतलब हम उस हरे हिस्से पर पहुंच गए जो तस्वीर में दिख रहा था, सरांडा का जंगल। इसका नाम ही बड़ा काव्यात्मक लगता है। और इसके नाम का मतलब इसकी विशालता बताता है। सारंडा का मतलब है 700 पहाड़ियों की भूमि। सोचिए 700 पहाड़ियां। ये कोई छोटा मोटा जंगल नहीं, बल्कि 820 वर्ग किलोमीटर में फैला एशिया का सबसे घना और सबसे बड़ा साल का जंगल है। कमाल है। और जाहिर है ये सिर्फ पेड़ों का जमघट नहीं होगा। इन दस्तावेजों में यहाँ रहने वाले जानवरों की एक लंबी लिस्ट है। हाथियों का कॉरिडोर, तेंदुए, बाइसन। एक मिनट, यहाँ उड़ने वाली छिपकली का भी जिक्र है। सच में? हाँ, सच में। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक जीती जागती दुनिया। और यहीं पर इस जिले का सबसे बड़ा विरोधाभास, इसका सबसे बड़ा ड्रामा सामने आता है। जमीन के ऊपर एशिया का सबसे समृद्ध जंगल है और ठीक उसी जमीन के नीचे एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार। एक तरफ कुदरत का खजाना, दूसरी तरफ उद्योग का, और इन दोनों के बीच की खींचतान ही इस जगह की तकदीर लिख रही है। तो ये साफ है कि जमीन के लिए लड़ने की एक लंबी तारीख रही है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ये लड़ाई कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी। इन दस्तावेजों में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि यहाँ इंसानी बसावट पाषाण काल यानी स्टोन एज से है। चाईबासा और चक्रधरपुर के पास नदियों के किनारे उस जमाने के पत्थर के औजार मिले हैं। मतलब जब इंसान शिकार कर रहा था तब भी ये जमीन आबाद थी। और ये सिर्फ आदिम काल तक ही सीमित नहीं रहा। 5वीं-7वीं सदी में बैनी सागर नाम की जगह का जिक्र है, जो गुप्तकाल और बंगाल के गोर शासकों के दौर में शैव और तंत्र साधना का एक बड़ा सेंटर था। मतलब ये इलाका उस दौर की मुख्य धारा से कटा हुआ नहीं था। बिल्कुल नहीं। फिर 1205 में राठौर वंश के दर्पनारायण सिंह ने यहाँ एक रियासत की नींव रखी। लेकिन असली टकराव शुरू हुआ 1767 में जब अंग्रेजों ने इस इलाके में कदम रखा। और अंग्रेजों के आने का मतलब था संघर्ष। 1831-32 का कोल विद्रोह। ये बहुत बड़ा लगता है। ये एक निर्णायक मोड़ था। ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं थी। आदिवासियों ने बाहरी शोषकों, जिन्हें वो दिकू कहते थे, और अंग्रेजी हुकूमत दोनों के खिलाफ हथियार उठाए। ये अपनी जमीन, जंगल और पहचान बचाने की जंग थी। वही लड़ाई जो आज भी खदानों और जंगलों के बीच एक अलग रूप में लड़ी जा रही है। और ये चिंगारी बुझी नहीं। 1837 में सिरेंग सियाह घाटी की लड़ाई में पोटो हो का जिक्र है, और फिर 1857 में पोड़ाहाट के राजा अर्जुन सिंह का विद्रोह में शामिल होना। ये सिलसिला चलता रहा। हाँ,
और इसी जमीन ने भगवान बिरसा मुंडा को भी आकार दिया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई चाईबासा के ही एक मिशन स्कूल से की थी। लेकिन इन विद्रोहों के बीच 1837 में अंग्रेजों ने एक बहुत ही अनोखा और दूरगामी कदम उठाया, जो आज भी इस इलाके की जान है। विल्किंसन रूल। हाँ, ये विल्किंसन रूल बार बार सामने आ रहा है। आखिर ये था क्या? क्या ये एक तरह से उस जमाने का स्पेशल ऑटोनमस रीजन बनाने जैसा था, ताकि उनकी अपनी व्यवस्था चलती रहे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कैप्टन थॉमस विल्किंसन ने महसूस किया कि इस इलाके को सामान्य कानूनों से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उन्होंने हो जनजाति की पारंपरिक स्वशासन प्रणाली यानी मानकी मुंडा व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी। उन्होंने कहा कि आपके दीवानी और सामाजिक मामले आपके अपने लोग, आपके मानकी और मुंडा ही सुलझाएंगे। इस एक कानून ने इस क्षेत्र की आत्मा को बचा लिया। तो ये मानकी मुंडा व्यवस्था आज भी जिंदा है, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आज यहाँ कौन लोग रहते हैं जिनकी ये विरासत है। 2011 की जनगणना के आंकड़े कुछ दिलचस्प कहानियां कहते हैं। बिल्कुल, आबादी करीबन 15 लाख है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सिर्फ 208 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये दिखाता है कि जमीन ज्यादा है और लोग कम। लेकिन सबसे अहम आंकड़ा है आदिवासी आबादी का, जो कुल जनसंख्या का 67% से भी ज्यादा है, और उनमें भी आधे से ज्यादा, करीबन 51.52% हो जनजाति के लोग हैं। तो यह साफ है कि पश्चिमी सिंहभूम की धड़कन हो समुदाय और उनकी संस्कृति में बसती है। ये तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा है। ये समाज के बारे में कुछ सकारात्मक बताता है। यकीनन, ये एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जहां महिलाओं की स्थिति कई तथाकथित विकसित इलाकों से बेहतर है। यहाँ की संस्कृति जमीन से जुड़ी है। इनके त्योहार देखिए, मागे पोरोब, जो खेती का साल खत्म होने पर सबसे बड़ा जश्न है। बहा पोरोब, जब साल के पेड़ों पर फूल आते हैं, यानी वसंत का स्वागत। और हेरो पोरोब, जो बुवाई का त्योहार है। सब कुछ प्रकृति के चक्र से जुड़ा है। और इनकी अपनी भाषा भी है, हो, जिसकी अपनी लिपि भी है, वारंगक्षती। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सिर्फ एक बोली नहीं, बल्कि एक पूरी तरह विकसित भाषा। और उस भाषा को लिखने का तरीका 20वीं सदी में लाको बोद्रा ने बनाया। ये सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक है। लेकिन संस्कृति का सबसे जीता जागता रूप है उनकी शासन व्यवस्था, वही मानकी मुंडा प्रणाली। आज भी विल्किंसन रूल के तहत गांव के प्रधान मुंडा और कई गांव के प्रमुख मानकी अपने इलाके में जमीन और सामाजिक झगड़ों का निपटारा करते हैं। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि कार्यकारी जीती जागती प्रशासनिक व्यवस्था है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आज के आधुनिक दौर में पारंपरिक व्यवस्था किसी चुनौती का सामना कर रही है? क्या इसका टकराव आधुनिक कानून से होता है? टकराव तो होता है, और यही तो यहाँ की असलियत है। पारंपरिक व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन जब बात बड़े आपराधिक मामलों या कॉर्पोरेट जमीन अधिग्रहण की आती है, तो आधुनिक कानून सामने आ जाता है। ये दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चलती हैं, कभी सहयोग करती हैं तो कभी टकराती हैं। और इसी टकराव से हम उस दूसरे नाम पर आते हैं, लौह अयस्क का कटोरा। अर्थव्यवस्था, नुआ मुंडी, चिड़िया, गुआ, ये नाम देश के स्टील उद्योग की रीढ़ है। चिड़िया में तो सेल का एशिया का सबसे बड़ा आयरन और रिजर्व है। ये आंकड़े तो जबरदस्त है। ये लौह अयस्क ही इस जिले को देश का आर्थिक इंजन बनाता है। यहां से निकला लोहा पूरे भारत में कारखानों, इमारतों और पुलों की शक्ल लेता है। इसके अलावा क्रोमाइट और चूना पत्थर भी हैं। झींगपानी में एसीसी का सीमेंट प्लांट आजादी से पहले का है। पर मुझे एक बात दिलचस्प लगी। एक जिला एक उत्पाद योजना में यहाँ से लोहे को नहीं, बल्कि शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल को चुना गया है। ये थोड़ा अटपटा नहीं है? नहीं, ये बहुत सोचा समझा कदम है। ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ खनन पर निर्भर न रहे। हाट गम्हरिया का शरीफा बहुत मशहूर है, और ये खेती किसानी को बढ़ावा देने का एक तरीका है। ये दिखाता है कि एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की सोच मौजूद है, भले ही वो अभी बहुत छोटी हो। और यहाँ की राजनीतिक संरचना भी इसी आदिवासी पहचान को मजबूत करती है। 5 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट, और सभी की सभी अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं। ये संवैधानिक सुरक्षा कवच है। ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक शक्ति उसी समुदाय के हाथों में रहे जो यहाँ बहुसंख्यक है। ये मानकी मुंडा व्यवस्था का ही एक आधुनिक राजनीतिक रूप है, जो दिल्ली और रांची में उनकी आवाज को जगा देता है।
तो हमारे पास एक तरफ ये भारी भरकम उद्योग और राजनीति है और दूसरी तरफ हिरणी जैसे झरने, लुपुंगुटू के गर्म पानी के सोते और महादेवशाल जैसे प्राचीन मंदिर भी हैं। ये सारी चीजें एक साथ कैसे रहती हैं? यही इस जगह की खूबसूरती और जटिलता है। एक तरफ लोग महादेवशाल धाम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो दूसरी तरफ बेनीसागर में जमीन की खुदाई से 5वीं सदी की मूर्तियां निकलती हैं, जो बताती हैं कि हम कितने पुराने इतिहास पर खड़े हैं। ये सब एक ही जमीन के अलग अलग रंग हैं, लेकिन इन सब रंगों के पीछे कुछ गहरे धब्बे भी हैं। गरीबी, कुपोषण और नक्सलवाद जैसी समस्याएं दशकों से यहाँ मौजूद हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या हो रहा है? सारंडा एक्शन प्लान का जिक्र है। सारंडा एक्शन प्लान एक बड़ा उदाहरण है। जब सारंडा के जंगलों को माओवादियों का गढ़ माना जाता था, तब सरकार ने वहां सिर्फ सुरक्षा बल नहीं भेजे, बल्कि विकास का एक पूरा पैकेज उतारा। सड़कें, स्कूल, घर, नौकरियां। सोच ये थी कि विकास ही हिंसा का जवाब है। और एक और योजना है पोटोहो खेल विकास योजना। ये नाम शहीद पोटोहो के नाम पर है, जिनका जिक्र हमने इतिहास में किया था। हाँ, और ये बहुत प्रतीकात्मक है। उसी नायक के नाम पर जिसने जमीन के लिए जान दी, आज हर पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। ये युवाओं को एक सकारात्मक दिशा देने की कोशिश है, उन्हें इतिहास से जोड़कर भविष्य के लिए तैयार करना। इसके साथ नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी है, जो सीधे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम वहीं वापस आ गए जहां से शुरू किया था। एक तरफ विल्किंसन रूल और मानकी मुंडा व्यवस्था जैसी अनूठी सांस्कृतिक प्रशासनिक पहचान, जो इस जिले को अपनी स्वायत्तता देती है, और दूसरी तरफ लौह-अयस्क का वो विशाल भंडार जो इसे देश के लिए जरूरी बनाता है, पर साथ ही इसके पर्यावरण और समाज पर भारी दबाव भी डालता है। इसी को कई बार संसाधन अभिशाप या रिसोर्स कर्ज कहते हैं, जहां संपदा ही संघर्ष की वजह बन जाती है। तो पश्चिमी सिंहभूम की कहानी किसी एक रंग की नहीं है, ये विरोधाभासों की कहानी है। यहाँ एशिया का सबसे घना जंगल है, तो एशिया का सबसे बड़ा लौह-अयस्क भंडार भी। यहाँ सदियों पुराने स्वशासन की परंपरा है, तो आधुनिक विकास की जबरदस्त दौड़ भी।